हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतर लेवल्स करेंगे। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट है और आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के लिए 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। यदि आप इस 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर ले तो यहाँ से कम आपका 10 नंबर पक्का हो सकता है, क्योंकि 2024 और 2025 में पूछे गए सभी मैंने प्रश्न लिया है जो बार बार पूछे गए हैं। यदि आपके पास थोड़ा सा समय है बाबू तो इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देख लीजिए और जितने प्रश्न मैंने इसमें लिया है उसको अपने कॉपी पर लेकर जरूर से जरूर रट लीजिएगा बाबू, क्योंकि 20 में से 10 नंबर पक्का हो जाएगा। आज ही मैं 20 में से 20 का तो दावा नहीं करूंगा, लेकिन 10 तो फंस ही जाएगा, क्योंकि 2024 और 25 और 23 में मतलब बार बार पूछे गए यही सब प्रश्न मैं प्रश्नों कराऊंगा तो आपको देखकर फील हो जाएगा कि नहीं, वाकई में प्रश्न लाजवाब है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, ताकि आप 2026 बोर्ड में एक अच्छा स्कोर कर सके। तो 20 क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको स्किप नहीं करना है बाबू, देख कर जरूर लिख लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि सबसे पहला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया। इसमें बताना है कौन ऐसा इसमें आंदोलन है जो महात्मा गांधी ने नहीं चलाया, ठीक है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन या खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो देखिए ध्यान से नहीं पूछा है, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न जल्दी जल्दी पढ़कर गलत करके आते हैं। तो यहाँ पूछा है कौन नहीं चलाया, तो असहयोग आंदोलन गांधी ने चलाया था, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी ने चलाया था, ये भी याद रखिएगा। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ने ही चलाया था, लेकिन खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। अभिव्यक्ति क्या परिणाम, या मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, या जर्मनी का एकीकरण, या निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ, ठीक है। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि गुलामगिरी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको कर लीजिए आज ही, कि गुलामगिरी के लेखक कौन थे। तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे, रामास्वामी, या ज्योतिबा फुले, या भीमराव रामजी अंबेडकर, या बाल गंगाधर तिलक। ये प्रश्न कई साल से पूछा जा रहा है, कई साल से लगता है 4 से 5 साल से पूछा जा रहा है। तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे, तो गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जी क्या कहते हैं, लेखक थे, ठीक है। तो आशा कर तीसरा प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। जो 1929 में महामंदी हुई थी उसका प्रमुख कारण बताना बाबू, तो कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, या कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन, या बेरोजगारी, या प्रमुख बैंकों का धाराशाही होना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख बैंकों का धाराशाही होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है कि 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम बोलते हैं IMF, की स्थापना कहाँ की गई थी। जो 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ गई थी, ब्रिटेन में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में, या फ्रांस में, या भारत में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। क्या मतलब बाबू, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न कह रहा है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक में बहुत कम है, ठीक है। इसमें बताना है कौन ऐसा समूह है जिसमें अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है। तमिल के, ईसाई के, या सिन्हली के, या मुस्लिम के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तमिल के लोग क्या है, बहुत कम है। मतलब तमिल जो समूह है वो अल्पसंख्यक है, कहाँ, श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है बाबू, अगला प्रश्न आपका क्या है उसको ध्यान से समझिएगा।
अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि, जो भारत में संघीय व्यवस्था है क्यों है? यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यहाँ शक्तियों का एक केंद्रीकरण है, या संविधान लचीला है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है इसका कारण क्या है? यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वो क्या है? अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं, बताना इसमें कौन सा ऐसा है जो संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, या दिल्ली, या त्रिपुरा। ठीक है, तो जो इसमें से आपका राइट आंसर सी है दिल्ली, ये क्या है? आपका संघीय राज्य नहीं। यहाँ पर नहीं पूछा, ध्यान समझिएगा, नहीं वाला प्रश्न बहुत ज्यादा आएगा और आया भी है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी दिल्ली नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? राजतंत्र, या लोकतंत्र, या तानाशाही, या सत्तावादी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र क्या है? राजनीतिक दल के लिए आवश्यक शर्त है। ठीक है, लोकतंत्र राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? इसमें बताना है किसका जो संबंध है वो लोकतंत्र से नहीं है। जनमत, या राजनीतिक दल, या उत्तरदायी शासन, या बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, तो 10वां का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा कौन बच्चा इसका राइट आंसर बता रहा है कि किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। ठीक है, फिर मैं इसका आंसर आपको क्या करूंगा? कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? इस बताना है कौन ऐसा खनिज जो धात्विक है? कोयला, या अभ्रक, या चूना पत्थर, या लोह अयस्क। क्या है? लोह अयस्क। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो लोह अयस्क है, लोह अयस्क क्या है? खनिज धात्विक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए पूछा, ध्यान सुनिएगा, किस खेती के लिए पूछा है? कपास की खेती के लिए। कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी है जो सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी, या लाल मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी, या लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो मैं बता दूं कि आपको कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? वो तो काली मिट्टी है। कौन है? काली मिट्टी क्या है? कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, काली मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा। निम्नलिखित में से देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग में कच्चे माल के रूप में बक्साइट का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कच्चा माल के रूप में बक्साइट के रूप में प्रयोग होता है? बक्साइट के रूप में उपयुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। सीमेंट है, या एल्यूमिनियम है, या लोहा एवं इस्पात है, या कागज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है, एल्यूमिनियम है। ये क्या हो? ये बक्साइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? इसमें बताना है कि देखिए 4 क्षेत्रक होता है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, चतुर्थक क्षेत्रक। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू, इसमें से कोई ना कोई एक जरूर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? तो जो तृतीय क्षेत्रक होता है इसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है? जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र है और निजी क्षेत्र है, इनके विभाजन का आधार क्या है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, या उद्यमों का स्वामित्व, या उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति जो है यही निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का विभाजन का आधार है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो गया कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण से, या जलवायु परिवर्तन से, या वैश्विक तापन से, या सतत कोशीय विकास से। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, सतत कोशीय विकास से एजेंडा 21 का क्या है? संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि उपभोक्ता उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो 1980 में, या 1990 में, 1986 में, या 2001 में। तो इसका राइट रहेगा 19
क्या हो जाएगा वो 1986 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1986 में बना था। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? जो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? 1960 में, 1980 में, या 1970 में, या 1990 में? ठीक है, तो मैं बता दूं कि जो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी वो 1970 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? बताना है कि इसमें कौन ऐसा जैव संसाधन है? लोहा, तांबा, या मत्स्य पालन जिसको उद्योग बोलते हैं, या चट्टान है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी मत्स्य पालन जो है क्या है, क्या आपका जैव संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? ठीक है, सूचकांक सर्वोच्च है बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, या श्रीलंका, या नेपाल? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, जो ऑप्शन नंबर इसका है डी, नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल क्या हो जाएगा वो? नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर मानव विकास क्या है, सूचकांक सर्वोच्च है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न क्लियर होंगे। 20 का 20 प्रश्न मैंने कराया है, 20 को 20 यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ से आपका 10 नंबर तो पक्का हो सकता है। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं इसी तरह सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा।